ओके, सो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, अभी रिफ्लेक्शन हम लोग ने देखे, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के अंदर कुछ टॉपिक्स है, कुछ टर्म्स है, वो हमें समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर हर मीडियम का अपना अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई एन से डिनोट करते हैं, कभी कभार म्यू से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो डिपेंड्स आपको कौन सा लेना है, हम एन को लेके चलेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन vacuum to the speed of light in that particular medium, जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ इन गिवन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लेट इज डिनोटेड बाय v। c की वैल्यू जनरली क्या होती है? c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, सो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं, n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन योर ऑप्टिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करने हैं, मान लो इफ यू हैव एनी मीडियम, लेट्स से हमारे पास कोई ये मीडियम है, दिस इज योर मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2। ओके, लेट अस सपोज अगर ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और ये मीडियम 2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो अगर हमें डिसाइड करना है हम कौन से मीडियम को रेयरर कहेंगे, कौन से मीडियम को डेंसर कहेंगे, वो हम चीज़ देखने वाले। तो यहाँ पे मैं टाइटल डाल देती हूँ, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम किसको कहेंगे। तो यहाँ पे इसी के अंदर ऑप्टिकली डेंसर and rarer medium। ओके, सो देखो, अगर n1 is refractive index of medium 1 and n2 is refractive index of medium 2, or if your n1 is greater than n2, refractive index of medium 1 is greater than refractive index of medium 2, then we can say that this greater is denser medium, और ये जो जिसका कम होगा कंपेरेटिवली, इसको कहेंगे हम रेयरर मीडियम। क्लियर हो गई ये बात? ओके, सो n1 इज डेंसर, व्हाई? बिकॉज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन n2। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा रहेगा उसको हम लोग कहेंगे डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो उसे हम कहेंगे रेयरर मीडियम। ठीक है, डिपेंड करता है आप मीडियम कौन से ले रहे हो, आप एयर वाटर ले रहे हो या फिर वाटर या कोई और। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। इसमें एक और पॉइंट आपने नोट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंपैरिजन भी होती है। इफ सपोज आई हैव टू राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ये कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। करेक्ट, सो दिस इज डिफाइंड एज n2 अपॉन n1। इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? n2 अपॉन, दिस इज व्हाट, ये सिंबल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, और अगर हम इसे वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहे तो वी हैव डेफिनेशन फ्रॉम हियर दैट n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर n1 इज इक्वल्स टू c अपॉन v1 एंड n2 इज इक्वल्स टू c अपॉन v2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, n2 I can write c upon v2 and n1 I can write c upon v1। c will get cancelled and then you will get v1 upon
V2. Then we can define refractive index of medium 2 with respect to 1 is defined as velocity of medium 1 with respect to velocity of medium 2. This is another very important formula. ओके, सो आप इसे भी अच्छे से याद रखना, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रे ऑप्टिक्स. इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है, ठीक है. ऑप्टिकली हम डेंसर किसको कह रहे हैं, रेयरर किसको कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब इसके बाद आता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. और इसको मैं इम्पॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इसके एप्लीकेशंस की वजह से हम लोग बहुत सारी फ़ायदे में जा चुके हैं. इंसानियत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से. अब कैसे हुआ है ये मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ बताते चलूंगी, ठीक है. अब देखो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास देखो वर्ड क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब देखो होता क्या है, इफ यू हैव टू मीडियम, ठीक है. अब मैं यहाँ पे दो मीडियम निकाल रही हूँ. लेट्स से दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज योर मीडियम 1, ठीक है. और ये जो ऊपर वाला मीडियम है, लेट मी टेक इज एज ऑप्टिकली rarer medium, and this is your optically denser medium. इसका क्या मतलब हुआ, अगर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका 2 है, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि N2 इज डेंसर देन N1, ठीक है. ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई. अब देखो इफ सपोज ये मीडियम डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो आपका नीचे वाला है, दिस इज योर वाटर. यहाँ पे लेट्स से हमने वाटर फिल इन कर दिया, ये वाटर है इस मीडियम में और यहाँ पे एयर है, ठीक है. ओके, अब अगर हमने कोई एक इंसिडेंट रे यहाँ पे मैं पहले तो नॉर्मल निकाल देती हूँ, ठीक है. सो दिस इज नॉर्मल. इफ सपोज यहाँ पे कोई एक रे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है रे. ओके, सो दिस इज योर, ये एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस, ठीक है. यहाँ पे दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस कि जो नॉर्मल के साथ होता है. अब क्या होता है, जब मीडियम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई रे जाएगा तो वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. तो यहाँ पे ये जो मीडियम है, मीडियम में ये हो जाएगा रिफ्रैक्ट, ठीक है. अब देखो ये जो होगा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब देखो होता क्या है, जब आप कोई एक होमोजीनियस मीडियम लोगे तो होमोजीनियस मीडियम के अंदर कोई भी अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा तो उसके अंदर लाइट एज अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है, ठीक है. लेकिन जैसे ही मीडियम बदल जाता है तो लाइट का क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है. सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन. हमें ये चीज़ें बेसिक्स में पढ़े हुए, बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन. तो देखो यहाँ पे अगर ये लाइट हम लेना चाहे, सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट, राइट. लेकिन ये लाइट का यहाँ पे बेंडिंग हुआ है तो रिफ्रैक्शन हुआ है. अब जैसे जैसे आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जाओगे, सपोज मैंने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा लिया और यहाँ पे ये इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस कर लिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कर लिया, तो ऐसा पाया गया कि आपका रिफ्रैक्टेड रे का भी एंगल बढ़ गया. मतलब ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है. ऐसा होते होते एक पॉइंट ऐसा आया, यहाँ पे मैं अगेन दूसरी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. ऐसा कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया कि आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री हो गया. मतलब ये इंसिडेंट रे इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया कि आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से 90 डिग्री करने लगा. तो दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिटिकल
एंगल। क्या होता है ये क्रिटिकल एंगल? दिस इज द इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल such that your refracted angle become 90 degree. Such angle is known as angle of incidence, critical angle. Okay, now if we again increase this angle, अगर हम इसके आगे भी इस एंगल को बढ़ाते रहे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने और बढ़ा दिया, मान लो यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा के इतना कर दिया, ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो गया, ठीक है। जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो ऐसा पाया गया कि ये जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे, वो अंदर आ गया मीडियम के, मतलब अभी आपका रिफ्रैक्शन का एंगल इतना हो गया, तो दैट मीन्स ये जो रे है ये अंदर ही मीडियम के रह गया, बाहर जा ही नहीं पाया। तो दिस फिनोमिनॉन व्हेन हैपेंस एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब क्या हो रहा है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस फिनोमिनॉन को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कब होता है? व्हेन योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं? आपका इंसिडेंट एंगल इतना बड़ा हो कि रिफ्रैक्टेड एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए। ओके, सो दिस इज नोन एज योर क्रिटिकल एंगल। ओके, आपको इसके एग्जाम में अगर आपको ये टॉपिक पूछा जाए तो यू हैव टू ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम, जैसे आपके बुक में दी हुई है। आपको ऐसा मीडियम कंसिडर करना है। यहाँ पे हम मीडियम ले लेते हैं, ये मीडियम, ये ऊपर वाला एयर मीडियम, इसको थोड़ा नीचे निकालते हैं। ओके, सो दिस इज योर मीडियम। आपको यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने हैं अच्छे से। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए। ये आपने पहले बताया इंसिडेंट एंगल आ रहा है और लाइट हो रही है रिफ्रैक्ट। जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाओगे वैसा वैसा रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जाएगा। ऐसा एक एंगल आएगा कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, और उस टाइम पे आपका रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, एंड देन वन मोर टाइम यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से इतना बड़ा होगा दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल सच दैट रिफ्रैक्टेड रे जो है वो आपका अंदर ही आ जाएगा। सो दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिनोमिनॉन कंसिडर कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो एक्चुअली प्रैक्टिकली आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। एक्चुअल वे में आपको लाइट वगैरह चीज़ें नज़र आएगी, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो वो एक वीडियो आप ज़रूर से देख लेना। अगर मुझे यहाँ पे शो करना है, जैसे आपको आपका स्नेल्स लॉ पता है, राइट? स्नेल्स लॉ इज डिफाइंड एज n1 साइन, रिफ्रैक्शन का लॉ है ना, लॉ ऑफ, हमने रिफ्रैक्शन पढ़े थे स्टार्टिंग में। सो n1 साइन i इज इक्वल्स टू n2 साइन r। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कंसिडर किया था n2 इज एंगल ऑफ इंसिडेंट ना, तो हमारा ये क्या आएगा n2 साइन i एंड n1 साइन r, क्योंकि रिफ्रैक्शन इसके अंदर हो रहा है ना, मीडियम के अंदर। तो वी कैन राइट n2 अपॉन n1 विच इज इक्वल टू साइन r अपॉन साइन i, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अगर हमारा क्रिटिकल एंगल जितना हो जाता है, इफ i इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल देन योर r बिकम 90 degree. So we can write n2 upon n1 is equals to sin 90 divided by sin IC. इसमें मैंने ये पुट की। अब देखो, अगर आपको n2 by n1 का रेशो लिखना है तो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़े हुआ है
कि अगर आप N2 अपॉन N1 का रेशो ले रहे तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू n. 90 डिग्री साइन 90 कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू n, साइन 90 इज 1 अपॉन साइन IC. Okay, and this is your important formula. n रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू n, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC. Okay, so this is another important formula from total internal reflection. होपफुली आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी. ठीक है, इसके साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर, जैसे मैंने आपको बताई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिनॉन है जो हमें ह्यूमैनिटी के लिए यूज़फुल रहा है. अब कैसे ह्यूमैनिटी के लिए यूज़फुल रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, लाइट की बेंडिंग हो रही है और ऐसी हो रही है कि यहाँ पे अंदर ही वापस आ रहा है लाइट, राइट. तो इसका फ़ायदा ऐसे होता है कि जब बेंडिंग होती है, लाइट की रिफ्लेक्शन होता है, तो लाइट उसी तरीके से ट्रैवल करती है जहाँ पे मीडियम ट्रैवल हो. तो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन राइट टू applications of total internal reflection. First application will be your optical fiber. Second, you know that कि एंडोस्कोपी जब करते हैं तो ये लाइट हम इजीली बेंड नहीं कर पाते, तो हम ऑप्टिकल फाइबर के यूज़ से हमारे बॉडी के अंदर भी लाइट पहुंचा सकते हैं. उससे क्या होता है, हमें जो ऑर्गन में डिफेक्ट्स हो वो चीज़ें डिटेक्ट हो जाती है. तो आपको ये जो सारे एप्लीकेशंस है वो भी सारे याद रखना ज़रूरी है. जैसे प्रिज्म, बाइनोक्यूलर हो गया, देन दीज आर दी एंडोस्कोपी हो गया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो फॉर मेडिकल पर्पस. So these are the application of total internal reflection. So this is all about this topic. Okay.